बरूनी की सुंदर पहाड़ियों की छांव में बसा है ओडिशा का खोरधा। भारत की आजादी की गाथा का एक चमकता हुआ अध्याय है खोरधा। 1857 के विद्रोह से भी लगभग 50 साल पहले 1803 में जब अंग्रेजों ने ओडिशा पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी, तब खोरधा के वीरों ने सीना तान कर उनका सामना किया था। फिर 1817 में जब कंपनी राज ने राजस्व की लूट मचाई और नमक के अत्याचार से जनता का दम घुटने लगा, उस समय भी खोरधा की धरती से विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। इतिहास में इसे पाइका विद्रोह कहा गया। इस महाविस्फोट का नेतृत्व किया था खोरधा सेना के महान सेनापति बख्शी जगबंधु यानी विद्याधर महापात्र भ्रमरबर राय ने। 29 मार्च 1817 को घुमुसुर के 400 खोंडवीर खोरधा पहुंचे और बाणापुर से विद्रोह की बिगुल बज उठी। थाने जला दिए गए, अंग्रेजी सरकार के गोदामों को राख कर दिया गया। चिल्का झील पर अंग्रेजी नमक एजेंट के जहाज तक लूट लिए गए। खोरधा से पुरी, पिपली और कटक तक ब्रिटिश सत्ता की नसें कांप उठीं। उस महान पाइका विद्रोह के 110 साल बाद इसी खोरधा की स्वाभिमानी भूमि पर एक और राजर्षि ने जन्म लिया, मां भारती का एक ऐसा सच्चा सपूत जिसने गांधी जी की अहिंसक सौम्यता मानो जन्मजात पाई थी। समय के साथ साथ उसने गांधी जी की शुचिता, सात्विकता और दृढ़ता को भी आत्मसात कर लिया। युवावस्था में ही उसे डॉक्टर लोहिया का भी निकट का सान्निध्य मिल गया। डॉक्टर लोहिया की देश समाजवादी दृष्टि, उनकी विद्रोही अक्खरता, उनकी सादगी, निर्लोभता और साहस भी इस सत्पुरुष के व्यक्तित्व का हिस्सा बनते गए। उत्कल की माटी के ये सच्चे और तेजस्वी सपूत थे रवि राय। 26 नवंबर 1926 को खोरधा जिला के वनमालीपुर पंचायत के भवरागढ़ गांव में जन्म हुआ था रवि राय का। वो गांव जिसे रवि राय कभी नहीं भूल सके। कुशभद्रा नदी और भौरा जंगल जहां कभी शेर गरजते थे, वो कुशभद्रा नदी जो आज रेत से भर चुकी है। परिवार का मुख्य पेशा किसानी ही था। पिता घनश्याम राय गांव के पंचों में से एक थे और इतने न्यायप्रिय थे कि उनके रहते गांव में कभी पुलिस नहीं आई। परिवार और समाज दोनों को जोड़कर रखने की सबक रवि राय को पिता से ही मिली। माता सुनामनी देवी अत्यंत धर्मपरायण महिला थी, एकदम देवी स्वरूप। उनकी सबसे प्रिय पुस्तक थी नृसिंह पुराण। भगवान नरसिंहनाथ इनके परिवार के इष्ट देव थे। बचपन में जब एक बार रवि राय कुशभद्रा नदी में डूबते डूबते बचे थे, तो पिता ने इन्हीं नरसिंहनाथ के हाथों रवि राय को बेच दिया था। माँ और पिता दोनों से ही उन्हें श्रद्धा और विनम्रता का संस्कार मिला। चाचा के साथ राजनीतिक मतभेद थे, फिर भी चाचा ने पढ़ाई लिखाई में बहुत सहयोग दिया। रवि राय ने वहीं से सीखा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संबंधों को मधुरता से निभाया जा सकता है। आदर्श और आत्मीयता दोनों साथ चल सकते हैं। युवावस्था से ही ये लोकतांत्रिक संस्कार उनके जीवन की पहचान बन गया। ओडिशा के कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व विख्यात है। उसी मंदिर के पास एक स्कूल था, गोप माइनर स्कूल। उसमें पढ़ाई के लिए रोज 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। इस स्कूल के प्रधान आचार्य श्री जगमोहन पटनायक के सात्विक आचरण का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी दी हुई सीखों के चलते ये धूम्रपान आदि नशे और व्यसनों से आजीवन दूर रहे। जातिवाद और सामंतवाद के विरोध का बीज भी उनके मन में बचपन से ही अंकुरित हुआ। गांव के पास रहने वाले ग्वाले, पासी और अन्य जातियों की पीड़ा देखते देखते उनके भीतर विद्रोह की आग जल उठी। इस तरह किशोरावस्था से ही एक समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में इनकी यात्रा शुरू हो गई। सन 1942 में गांधी जी के आह्वान पर देश उबल रहा था। गांधी जी की गिरफ्तारी से नौजवानों का खून खौल उठा। तब रवि राय 9वीं कक्षा के छात्र थे। क्लासरूम में अचानक एक नारा गूंजा, महात्मा गांधी की जय, इनकलाब जिंदाबाद। वो आवाज रवि राय की थी। किताबें छोड़ दी, पढ़ाई से इनकार कर दिया और कक्षा से निकलकर सीधे सड़क पर आकर जुलूस में शामिल हो गए। यहीं से शुरू हुई बगावत की यात्रा। किशोर वय के इस पहले विद्रोह ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। फिर आया रिवेंशॉ कॉलेज का दौर। साल था 1946। रवि राय और उनके युवा साथियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक दी। उन्होंने अपने हॉस्टल को आजाद क्षेत्र घोषित कर दिया।
युवा सुलभ जोश में वार्डन तक को बंधक बना लिया गया। इस मामले में युवा रवि राय पहली बार जेल गए। बचपन और किशोर वय में रवि राय को 2 बार गांधी जी के दर्शन हुए। पहला तब जब वो 1937 में गोप माइनर स्कूल में 4ठी कक्षा में पढ़ने वाले एक छोटे से छात्र थे। तब डेलांग के वेरबोई में ठहरे थे बापू। हजारों की भीड़ उमड़ी थी। साधारण बैलगाड़ी से रवि राय का पूरा परिवार वहां पहुंचा था। सबने गांधी जी का भाषण सुना, लघु उद्योग की प्रदर्शनी देखी और लौट आए। लेकिन बालक रवि राय के मन में तो बापू सदा सदा के लिए बस चुके थे। फिर दूसरी बार बापू को तब देखा जब कॉलेज जीवन में आ गए थे। वो भी एक और अविस्मरणीय क्षण रहा। 1942 के आंदोलन के बाद गांधी जी जेल से रिहा हुए थे। उसके बाद वो बंगाल के मेदिनीपुर के पीड़ितों को देखने जा रहे थे। खबर मिली कि गांधी जी मद्रास मेल से गुजरेंगे। अंधेरी रात में भी कटक स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। गाड़ी तो वहां रुकने वाली थी नहीं, लेकिन लोगों ने पटरी पर लेटकर उसे रोक लिया और जब गाड़ी ठहरी तब तीसरे दर्जे के डिब्बे से बाहर आए बापू। भीड़ रोमांचित थी और सबसे आगे खड़े थे युवा रवि राय। गांधी जी ने कटक वासियों को हल्की सी झिड़की दी। आप सबने जबरदस्ती ट्रेन क्यों रुकवाई? आपसे भले तो भद्रक के लोग हैं जिन्होंने संयम का परिचय दिया। फिर गांधी जी ने अपना हाथ फैला दिया। वो हरिजन राहत कोष के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे और तभी एक चमत्कार हुआ। हजारों लोगों ने जेब में जो भी था लुटा दिया। रवि राय ने भी अपनी दोनों जेबें टटोली और जो निकला वो सब बापू के हाथ में रख दिया। उस क्षण उन्हें लगा जैसे उनका जीवन धन्य हो गया। गांधी जी के हाथ को छू लेने का सौभाग्य जिंदगी की सबसे अनमोल स्मृति बन गया। लेकिन 30 जनवरी 1948 का दिन रवि राय के जीवन को सबसे अधिक झकझोरने वाला दिन साबित हुआ। रवि राय उस समय बीए की परीक्षा की तैयारी में जुटे थे। रिवेंचा कॉलेज के पश्चिमी छात्रावास में चारों तरफ पढ़ाई का माहौल था। सभी छात्र परीक्षा की चिंता में डूबे थे। शाम को रोज की तरह कॉलेज के छात्र चौराहे की एक मारवाड़ी दुकान पर नाश्ता कर रहे थे। अचानक हलचल मच गई। लोग बदहवास दौड़ रहे थे। मुंह पर सिर्फ एक ही शब्द, गांधी जी नहीं रहे। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। अधूरा नाश्ता छोड़कर दौड़ पड़े हॉस्टल की ओर। लेकिन वहां भी वही दृश्य, चारों तरफ रोते बिलखते छात्र। 400 से 500 युवा एक साथ शोक में डूबे। सभी की आंखों में आंसू, सभी के दिलों में आघात। रेडियो बार बार एक ही खबर सुना रहा था, महात्मा गांधी अब नहीं रहे। रवि राय के प्रिय अध्यापक डॉक्टर सत्यव्रत मिश्र खुद भी रोते हुए छात्रों को गांधी जी के गुण गिनाते रहे। पूरा छात्रावास सिसकियों से भर गया। रवि राय भी रोते हुए इसी सोच में पड़ गए कि ये बच्चे जिनका गांधी जी से कोई व्यक्तिगत नाता नहीं, फिर भी ऐसा शोक जैसे अपने ही परिवार का कोई चला गया हो। उस दिन के शोकमय वातावरण ने उनके दिल पर अमिट छाप छोड़ दी। वो क्षण, वो पीड़ा उनकी स्मृतियों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। डॉक्टर लोहिया से रवि राय की पहली भेंट भी कम दिलचस्प नहीं थी। 1948 में ओडिशा में समाजवादी आंदोलन उफान पर था। एक तरफ थे कम्युनिस्ट तो दूसरी तरफ रूढ़िवादी कांग्रेस। इसी बीच जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ओडिशा के दौरे पर आए तब कांग्रेस ने उनका बहिष्कार किया। सरकारी स्वागत ठुकरा दिया गया। लेकिन फिर भी युवा समाजवादी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर लोहिया को एक ट्रक पर खड़ा करके उनका अभिनंदन किया। सैकड़ों विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक थे रवि राय। रवि राय पहली ही भेंट में डॉक्टर लोहिया से इतने प्रभावित हुए कि मन ही मन ठान लिया कि यही है मेरे जीवन के नेता, यही है मेरे मार्गदर्शक। उस दिन की एक बात रवि राय आजीवन नहीं भूल सके। विद्यार्थियों से लोहिया का एक सवाल जीवन भर उनके हृदय में गूंजता रहा, तुम लोग रिक्शे वाले को कैसे संबोधित करते हो? विद्यार्थियों ने कहा, हम उसे तू कहते हैं। लोहिया ने समझाया, यही है सामंती मानसिकता, गरीब को तू और अमीर को आप। जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक समाजवाद संभव नहीं है। अब गरीबों को भी आप कहना होगा
उस दिन से रवि राय के दिल में समाजवाद का अर्थ हमेशा के लिए बदल गया। उनकी राह हमेशा के लिए तय हो गई। रवि राय वैसे तो एक सौम्य युवा थे, लेकिन विचारों के मामले में एकदम अदम्य थे। परीक्षा का फॉर्म भरते समय उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता में तो भारतीय लिखा, लेकिन जहां जाति का कॉलम था वहां पर क्रॉस लगा दिया। अध्यक्ष के दफ्तर से बुलावा आ गया। अध्यक्ष ने कहा, जाति नहीं लिखोगे तो परीक्षा नहीं दे सकते। रवि राय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे पिता या दादा की जाति हो सकती है, पर मेरी कोई जाति नहीं। मैं समाजवादी हूं और जातिहीन समाज में विश्वास करता हूं। अध्यक्ष चकित हुए। जाति लिखने की बार बार जिद की, फॉर्म रद्द होने की धमकी भी दी, लेकिन आखिरकार रवि राय के संकल्प के आगे उन्हें झुकना पड़ा। बोले, ठीक है रवि, तुम्हारा फॉर्म स्वीकार किया जाता है। ये थे रवि राय, युवावस्था से ही विचारों पर अडिग, न कभी किसी दबाव से झुके और न ही कभी कोई अनुचित समझौता किया। उसी दौर में उन्होंने दहेज के खिलाफ भी बिगुल बजाया। इनके जितने भी मित्रों की शादियां हुई, सब बिना दहेज के और बिना तामझाम के। दहेज पर उन्होंने 3 सूत्रीय कार्यक्रम तक बनाया। पहला, दहेज नहीं लेंगे। दूसरा, जहां दहेज हो वहां शादी में शामिल नहीं होंगे। तीसरा, अगर लड़की का पिता कुछ देना भी चाहे तो वो धन सीधे लड़की के नाम से बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा होगा, ताकि यदि ससुराल में बेटी या बहू की उपेक्षा की जाए तब भी वो आत्मनिर्भर बन सके। युवावस्था से ही एक नए, न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज की स्थापना का स्वप्न लेकर रवि राय चल पड़े थे। 1948 में रेवेन्शा कॉलेज ओडिशा की राजनीति का धड़कता हुआ केंद्र था। एक नवोदित सितारे के रूप में रवि राय भी यहीं से उभरे। कांग्रेस और कम्युनिस्ट समर्थित प्रत्याशियों को हराकर रवि राय यहां छात्र संसद के सभापति बने। समाजवादी विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में रवि राय ने चुनाव में केवल 28 रुपए का खर्च किया। ये राशि भी सभी मित्रों ने मिलकर जुटाई थी। फिर छात्र संघ चुनाव में भी एक नया इतिहास ही रच दिया। रेवेन्शा कॉलेज ही नहीं, मधुसूदन लॉ कॉलेज की पहली छात्र संसद में भी वही सभापति चुने गए, वो भी लगातार 2 बार, पहले 1948-49 में और फिर 1949-50 में। उन दिनों ओडिशा का समाजवादी आंदोलन पूरे भारत में सबसे संगठित था। छात्रों को जोड़ना, श्रमिकों को जगाना और कांग्रेस सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, यही रवि राय का ध्येय और मार्ग दोनों बन गया था। 1952 में समाजवादी दल के 10 उम्मीदवार ओडिशा विधानसभा में जीत कर आए, लेकिन दल का नियम अडिग था, विधायक का पूरा भत्ता पार्टी के खजाने में जाएगा। यहां तक कि दल के कोषाध्यक्ष को विधायकों से मुख्तारनामा भी मिला हुआ था। ये था समाजवाद का सच्चा आचरण, जहां राजनीति निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता और सिद्धांतों के लिए की जाती थी। ओडिशा में समाजवादी आंदोलन की नींव रखने वालों में एक महत्वपूर्ण नेता थे, डॉक्टर रवि घोष। आजन्म क्रांतिकारी थे, लेकिन सन्यासियों सा जीवन था उनका। वो स्वयं तो अविवाहित थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रवि राय भी जीवन पर्यंत अविवाहित रहकर समाज सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, रवि राय के जीवन में जीवन संगिनी तो आएगी, लेकिन वो भी समाज सेवा की भावना से ही ओतप्रोत होगी। इस तरह समाज सेवा के प्रति समर्पित एक होनहार चिकित्सक डॉक्टर सरस्वती स्वाई रवि राय के जीवन में आई। डॉक्टर रवि घोष ने रवि राय को डॉक्टर सरस्वती स्वाई से मिलने कलकत्ता भेजा। दोनों के बीच हार्दिक बातें हुई, हृदय और विचारों का मिलन हुआ और वैवाहिक निर्णय पर भी समाजवादी विचारों की छाप रही। तय किया कि न दहेज लेंगे, न कोई दिखावा करेंगे, केवल सादगी से ये आयोजन करेंगे। इस तरह कटक के चाउलियागंज के भारती भवन में ये सुंदर विवाह संपन्न हुआ। न कोई तामझाम, न खर्च का बोझ, बस कुछ अपने दोस्त और परिजन, और हो गई एक नई शुरुआत। डॉक्टर रवि राय स्वयं उस समय दहेज विरोधी संघ के सचिव थे, तो विवाह भी एक आंदोलन ही बन गया, समाज के लिए और युवाओं के लिए एक मिसाल बन गया। 30 वर्षीय युवा किशन पटनायक उन दिनों सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। वो युवजन सभा के दिनों से ही रवि राय के मित्र थे।
विवाह के उपलक्ष्य में रवि राय की सासू मां ने किशन पटनायक के हाथों सोशलिस्ट पार्टी को 100 रुपए का चंदा भेजा था। ऐसे थे रवि राय, जिन्होंने निजी जीवन को भी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा बना दिया था। सन 1954-55 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 2 धाराओं में बंट गई। एक ओर थे कांग्रेस समर्थक और दूसरी ओर थे कांग्रेस के विरोधी। अशोक मेहता ने कांग्रेस से हाथ मिलाने की बात कही। मधु लिमये ने इसका डट कर विरोध किया। मधु लिमये को हटाने और दरकिनार करने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन सामने खड़े थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर लोहिया का विरोध नीति और सिद्धांत के आधार पर था और अडिग था। डॉक्टर लोहिया मानते थे कि भारत में समाजवाद तभी प्रतिष्ठित होगा जब गांधी नीति का वास्तविक अनुसरण होगा। सत्याग्रह और विकेंद्रीकरण गांधी जी के आंदोलन का सार हैं। उधर जयप्रकाश नारायण सक्रिय समाजवादी राजनीति को छोड़कर बाबा विनोबा के भूदान यज्ञ में शामिल हो चुके थे। सर्वोदय के सहारे समाज को चैतन्य बनाने के लिए जेपी ने बाबा विनोबा के सामने अपने को जीवन दानी घोषित कर दिया था। ऐसे समय में डॉक्टर लोहिया समाजवादियों के अद्वितीय नेता बन गए। फिर ऐसी 2 घटनाएं हुईं जिन्होंने रवि राय को डॉक्टर लोहिया के बहुत निकट कर दिया। पहली घटना थी उत्तर प्रदेश में जलकर विरोधी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया की गिरफ्तारी। पंडित नेहरू की केंद्रीय सरकार और गोविंद वल्लभ पंत की प्रांतीय सरकार ने मिलकर मनमाने तरीके से डॉक्टर लोहिया को जेल भेज दिया था। पंडित नेहरू का तर्क था कि अब स्वराज मिल चुका है, फिर ऐसे सत्याग्रहों का क्या मतलब बनता है, जबकि लोहिया का उत्तर था सिर्फ गणतंत्र में ही सत्याग्रह का अधिकार होता है। उन्होंने कहा, सत्याग्रह केवल गांधी जी की ही देन नहीं है, ये तो सुकरात, थॉरो और टॉल्स्टॉय की भी धरोहर है। जेल से ही डॉक्टर लोहिया ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केस दायर कर दिया। खुद ही अदालत में अपना पक्ष भी रखा, खुद ही लड़े और जीत भी गए। न्यायालय ने कहा, गणतंत्र में सत्याग्रह जनता का अधिकार है। अदालत का यह फैसला गोविंद वल्लभ पंत की सरकार के गाल पर करारा तमाचा था। इससे एक लोकतंत्रवादी के रूप में पंडित नेहरू का भी सम्मान घटा और डॉक्टर लोहिया का सम्मान बढ़ा। यही थे लोहिया और यही वो दौर था जब रवि राय का समाजवाद और ज्यादा दृढ़ हुआ। दूसरी घटना घटी 1954 में केरल में, जहां पार्टी कमजोर थी, फिर भी विचित्र रूप से कांग्रेस के समर्थन से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी पहली सरकार बनाई। पट्टम थानु पिल्लई मुख्यमंत्री बने। तभी वहां सत्याग्रही प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई और कई लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश के जेल में बैठे डॉक्टर लोहिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बुलंद स्वर में कहा, इंसान कोई मक्खी नहीं है, इंसान इंसान है। निरस्त्र सत्याग्रहियों पर गोली चलवाने वाले पिल्लई को इस्तीफा देना होगा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वो भी जनता को मार रही थी, अब आपने समाजवादी होकर ही क्या किया? गांधी जी के बाद राजनीति में पहली बार ऐसी न्यायपूर्ण आवाज सुनने को मिली। सत्याग्रह का अधिकार, गणतंत्र में जनता का स्थान। राजनीति कोई सत्ता का खेल नहीं, नीति और आदर्श को सम्मान देना ही होगा। डॉक्टर लोहिया ने अपनी ही पार्टी के सरकार का तीखा विरोध कर यह सिद्ध किया, लेकिन केरल के समाजवादी मुख्यमंत्री पिल्लई ने इस्तीफा नहीं दिया। बावजूद इसके रवि राय और उनके साथी लोहिया के आदर्शों के साथ अडिग खड़े रहे। नागपुर में दल की बैठक बुलाई गई। कटक में युवा समाजवादियों का सम्मेलन हुआ। ओडिशा में दल के महासचिव थे सुरेंद्र नाथ द्विवेदी। रवि राय अखिल भारतीय समाजवादी युवक सभा के संयुक्त सचिव थे। रवि राय ने जोर देकर डॉक्टर लोहिया की मांग दोहराई, पिल्लई तुरंत इस्तीफा दें, मृतकों को मुआवजा मिले और फायरिंग के अपराधियों को सजा मिले। दल के महासचिव सुरेंद्र नाथ द्विवेदी ने कहा कि रवि राय के विचार रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन रवि राय इस बात पर अड़ गए कि उनके विचार रिकॉर्ड में दर्ज किए ही जाने चाहिए। इस तरह प्रसोपा की एकता बिखर गई, लेकिन एक नई राह भी खुली। डॉक्टर लोहिया का मार्ग, सच्चा समाजवाद और गांधीवाद का मार्ग। रवि राय समेत हजारों युवा डॉक्टर लोहिया के पीछे खड़े हुए। हैदराबाद में एक स्वतंत्र सम्मेलन बुलाया गया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग एक नई सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। दल छोटा था लेकिन अपने विचारों में विशाल था। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में सिद्धांतवादी राजनीति की नींव फिर से रखी गई।
रवि राय ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए डॉक्टर लोहिया के इस नए दल के साथ खड़े रहने का फैसला किया। यही वो क्षण था जब सात्विक सिद्धांतों ने नए सिरे से राजनीति को आकार देने का आत्मविश्वास पाला और रवि राय ने डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में अपने राजनीतिक जीवन का पथ चुना। भारत के स्वतंत्र होने के एक दशक बाद भी देश में भयानक असमानता, अन्याय और जुल्म बना हुआ था। ऐसे में डॉक्टर लोहिया ने जनता के सामने 3 सूत्री कार्यक्रम रखा: जेल, फावड़ा और वोट। डॉक्टर लोहिया ने कहा, राजनीतिक स्वाधीनता मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। अन्याय के विरुद्ध सतत आंदोलन जरूरी है। जरूरत पड़ी तो जेल भी जाना होगा। दिन में 2-3 घंटे शारीरिक श्रम भी करना होगा। सड़क, तालाब और सामूहिक निर्माण में योगदान देना होगा और हर 5 साल पर वोट का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। डॉक्टर लोहिया ने गांधी जी की ही तरह एक पूरा रचनात्मक कार्यक्रम देश के युवाओं के सामने रखा। इसके लिए 7 स्तरों पर व्यापक क्रांति की जरूरत बताई। इसे डॉक्टर लोहिया का सप्त क्रांति कहा गया। पहली क्रांति थी अमीर गरीब का अंतर मिटाना। दूसरी क्रांति थी नर नारी में समानता। तीसरी क्रांति थी काले गोरे का भेद खत्म करना। चौथी क्रांति थी जाति प्रथा को समाप्त कर वंचितों का उत्थान करना। पांचवी क्रांति थी अणुअस्त्र और पारंपरिक युद्धास्त्रों को समाप्त करना। छठी क्रांति थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। सातवीं क्रांति थी अमीर राष्ट्र और गरीब राष्ट्र के बीच अंतर कम करना। रवि राय का यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति के स्वप्न को साकार करना किसी त्याग और तपस्या से कम नहीं है। गांधी जी की अनुपस्थिति में डॉक्टर लोहिया ही उनके लिए समकालीन गांधी हो गए। इस विश्वास ने रवि राय जैसे युवा नेताओं और समाजवादी आंदोलन में नई ऊर्जा भर दी। सन 1962 स्वतंत्र भारत के लिए सबसे लज्जाजनक क्षण लेकर आया। चीन के आक्रमण और भारत के पराजय से पूरा देश तो विचलित था ही। पहले ही तिब्बत में चीन के अत्याचार और दलाई लामा के भारत की ओर पलायन से डॉक्टर लोहिया और रवि राय बहुत व्याकुल हुए थे। दलाई लामा जिस पहाड़ी रास्ते से भारत आ गए थे, उस रास्ते को देखने के लिए जब डॉक्टर लोहिया पूर्वोत्तर गए थे, तब रवि राय भी डॉक्टर लोहिया के साथ थे। डॉक्टर लोहिया जानते थे कि पंडित नेहरू की कमजोर तिब्बत नीति की वजह से भारत की पराजय हुई है। देश विदेश में भारत को लज्जित होना पड़ा है। डॉक्टर लोहिया ने तात्कालीन कांग्रेस सरकार को राष्ट्रीय शर्म की सरकार कहा, लेकिन डॉक्टर लोहिया केवल आलोचक नहीं थे, वो दूरदृष्टा थे, जननायक थे, सच्चे देशभक्त थे, सर्वसुलभ जननेता थे। उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ, अब कांग्रेस को हटाना ही एकमात्र विकल्प है। वहीं से शुरू हुआ उनका देशव्यापी आंदोलन, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। बहुतों को ये लक्ष्य असंभव सा दिखता था, लेकिन डॉक्टर लोहिया के धैर्य, नेतृत्व और दूरदृष्टि से कांग्रेस का अजेय दुर्ग धीरे धीरे ढहने लगा। रवि राय इस दौरान डॉक्टर लोहिया के अत्यंत निकट आते गए। डॉक्टर लोहिया ने न सिर्फ सरकार की चीन नीति की आलोचना की थी, बल्कि एक वैकल्पिक नीति भी सामने रखी थी। उनकी आवाज को बुलंद करने का दायित्व संभाला था रवि राय और उनके साथी मामा बालेश्वर दयाल ने। ये दोनों समाजवादी दल द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका चौखंभा के संपादक थे। ये पत्रिका सरकार की आंख की किरकिरी बन गई। नेहरू जी ने प्रतिशोध की भावना से भारत रक्षा कानून के तहत रवि राय और मामा बालेश्वर दयाल के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। एक दिन मध्य प्रदेश पुलिस वारंट लेकर ब्रह्मपुर पहुंच गई। उन दिनों रवि राय की जीवन संगिनी डॉक्टर सरस्वती स्वाई ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापिका थीं। रवि राय सीधे घर से गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें पुलिस द्वारा इंदौर ले जाया गया। मुकदमा चला और अंततः रिहाई मिली। ये घटना उनके लिए इस बात का प्रमाण बनी कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। पर रवि राय कभी पीछे नहीं हटे। सन 1963 में डॉक्टर लोहिया ने फर्रुखाबाद से उपचुनाव लड़ा। प्रायः सभी विपक्षी दलों ने उनके पक्ष में अपना समर्थन दिया। रवि राय वहां जोर शोर से उनके प्रचार अभियान में जुटे थे। लगभग 1 महीना उन्होंने वहां की हरिजन बस्तियों में बिताया। उस दौरान एक जोरदार नारा गूंजा,
राष्ट्रपति को दे दो तार, गद्दी छोड़ो जवाहरलाल। तीनों उपचुनाव में विपक्ष के 3 महान नेता जीते, डॉक्टर लोहिया, मीनू मसानी और आचार्य कृपलानी। सन 1963 में जब डॉक्टर लोहिया संसद पहुंचे तब तो मानो संसद की काया ही पलट गई। 1950 के बाद किसी ने भी पंडित नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की हिम्मत नहीं की थी। डॉक्टर लोहिया ने रवि राय से कहा, रवि, जवाहरलाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि विपक्ष में ना तो मानसिक तीक्ष्णता है, ना आत्मविश्वास। डॉक्टर लोहिया ने आगे कहा, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जवाहरलाल केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो हमारे विरोध में खड़े दल के नेता भी हैं। डॉक्टर लोहिया पहले नेता बने जिन्होंने विपक्ष में व्याप्त भय, संकोच और मानसिक दुर्बलता पर प्रहार किया, विपक्ष को संगठित किया, संसद में बहस कराई। उनकी प्रेरणा से ही आचार्य कृपलानी ने पंडित नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल एक वाक्य में प्रस्तुत किया, ये सदन नेहरू सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है। रवि राय उस दिन लोकसभा की दर्शक गैलरी में बैठे थे। हालांकि प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, फिर भी सांसदों तथा सारे देश की मनःस्थिति को बदलने में इसने बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर लोहिया ने संसद को लोगों के सुख दुख का दर्पण बना दिया, देश में व्याप्त भयंकर दारिद्रता को उजागर किया। 3 आना बनाम 15 आना का कारुणिक दृश्य जग जाहिर हुआ। योजना आयोग की रिपोर्ट को गलत बताकर लोहिया ने प्रमाणित किया कि भारत के 27 करोड़ लोग प्रतिदिन सिर्फ 3 आना कमाते हैं। लेकिन इस 3 आना के पीछे की कहानी भी रवि राय से जाकर जुड़ती है। कहानी ये है कि सन 1957 में डॉक्टर लोहिया ओडिशा के दौरे पर आए। वहां जगत सिंहपुर जिले के तिरतोल में एक हाई स्कूल में उन्होंने रात बिताई। सुबह शौच के लिए उन्हें नहर के किनारे जाना पड़ा। रवि राय भी उनके साथ लोटा लिए चल रहे थे। शौच के उपरांत उन्होंने देखा कई बच्चे थोड़े से पानी में से मछली पकड़ रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने रवि राय से कहा, रवि, उन बच्चों को बुलाओ। रवि राय उन बच्चों को बुला लाए। डॉक्टर लोहिया ने उन बच्चों से सरल हिंदी में पूछा, तुम ये मछली पकड़कर क्या करोगे? एक बच्चे ने कहा, हम इसे बेचेंगे। लोहिया ने फिर से पूछा, इससे तुम्हें कितना पैसा मिलेगा? उनके बताने पर डॉक्टर लोहिया ने स्वयं हिसाब लगाया और उन्हें 3 आना दैनिक आय का प्रमाण मिला। संसद में बहस के समय उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया और कहा, मेरे जैसे लोग ऐसी दरिद्रता देखकर जी कैसे रहे हैं? जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए उस उम्र में वे पढ़ाई ना करके मछली पकड़ रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने पंडित नेहरू को संबोधित करते हुए कहा, आपका आंकड़ा गलत है। आपके नौकरशाहों और अर्थशास्त्रियों ने आपको भ्रामक तथ्य दिया है। असली तथ्य है 3 आने और 15 आने का फर्क। देश के तमाम अखबारों ने उन दिनों लिखा था कि डॉक्टर लोहिया ने पार्लियामेंट में नेहरू सरकार की पोल खोल दी। सन 1964 में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई तब डॉक्टर लोहिया अमेरिका में थे। 3 साल बाद 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। डॉक्टर लोहिया ने रवि राय को बुलाया और कहा, रवि, इस बार कम से कम 50 समाजवादी प्रत्याशी संसद में चुनकर आने चाहिए। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ की मुहिम ने फिर से जोर पकड़ी। सभी विपक्षी दलों को एक मत करने का प्रयास शुरू हुआ। तय हुआ कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी वहां विपक्ष का केवल एक संयुक्त विरोधी प्रत्याशी खड़ा किया जाए। लोहिया जी ने रवि राय से कहा, तुमने कभी चुनाव नहीं लड़ा? रवि राय ने उत्तर दिया, नहीं। तब डॉक्टर लोहिया ने जोर देकर निर्देश दिया, तो फिर तुम पार्लियामेंट के लिए प्रत्याशी हो जाओ। रवि राय ने भी अब मन ही मन तय किया कि वो प्रत्याशी बनेंगे। अब ओडिशा में कांग्रेस हटाओ आंदोलन का नेतृत्व सीधे रवि राय के हाथ में आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री नबकृष्ण चौधरी भी इस आंदोलन में रवि राय के साथ हो गए। उस समय कालाहांडी महाराज पीके देव संसद में स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। वो भी रवि राय के इस कांग्रेस हटाओ मुहिम में उनके साथ हो गए। इसके बाद हरे कृष्ण मेहताब और पवित्र मोहन प्रधान ने कांग्रेस छोड़कर जन कांग्रेस का गठन किया। उनका समर्थन भी रवि राय को मिला।
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन भी रवि राय को मिला। डॉक्टर लोहिया ने ओडिशा का जोरदार दौरा किया। कटक, भुवनेश्वर एवं पुरी में उनकी सभाएं हुई। कटक की सभा तो बहुत ही बड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री राजेंद्र नारायण सिंह देव तक ने कांग्रेस हटाओ आंदोलन को स्वीकार कर लिया। ये तय हुआ कि रवि राय पुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रवि राय ने कांग्रेस प्रत्याशी विबुधेंद्र मिश्र को 60,000 से अधिक वोट से पराजित किया। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को इतने अंतर से हराना रवि राय जैसे युवा नेता के लिए बड़ी उपलब्धि थी। रवि राय लोकसभा में संयुक्त सोशलिस्ट दल के उपनेता चुने गए, लेकिन दुखद रूप से 12 अक्टूबर 1967 को डॉक्टर लोहिया का देहांत हो गया। ये न केवल समूचे समाजवादी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, बल्कि व्यक्तिगत रूप से रवि राय तो मानो स्वयं को अनाथ महसूस करने लगे। तब मधुलिमे लोकसभा में पार्टी के नेता बने और रवि राय उपनेता। भारतीय भाषाओं के प्रति रवि राय का अगाध प्रेम था। कौन से शब्द भारत की किन किन भाषाओं में एक जैसे हैं, भारतीय भाषाओं का आपस में कितना गहरा संबंध है, ये हमेशा उनके कौतूहल का विषय बना रहता था। 1960 में जब डॉक्टर लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन शुरू किया, तब रवि राय ने भी अंग्रेजी साइन बोर्डों पर कालिख पोती। गिरफ्तार होने पर जमानत नहीं ली और 3 महीने खुर्दा जेल में बिताए। 1967 में रवि राय ने सार्वजनिक रूप से वचन दिया था कि चुनाव जीतने पर लोकसभा में अपना प्रथम भाषण अपनी मातृभाषा उड़िया में देंगे या राष्ट्रभाषा हिंदी में देंगे। ऐसा ही हुआ भी। खूब आत्मविश्वास के साथ जब रवि राय अपना मैडन स्पीच देने के लिए उठ खड़े हुए और ओडिया में भाषण देना शुरू किया, तो पूरी लोकसभा मेज की थपकियों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। इससे पहले लोकसभा में किसी ने कभी अपनी मातृभाषा में भाषण नहीं दिया था। रवि राय ने अपना आधा भाषण ओडिया में और शेष भाषण हिंदी में दिया। उनके बोलने के बाद उत्साहित होकर रवि राय के मित्र J.H. पटेल ने भी कन्नड़ भाषा में अपना भाषण दिया। वही J.H. पटेल जो बाद में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। इसी घटना के बाद भारतीय संसद ने ये व्यवस्था दी कि जो भी सदस्य अपनी मातृभाषा में अपना भाषण देना चाहे वो दे सकते हैं। अनेक तमिल भाषी प्रतिनिधियों ने रवि राय को बधाई दी। उन्हें भी तमिल में अपनी बात रखने की आजादी मिल गई थी। इससे काफी हद तक उनके हिंदी विरोधी मनोभाव में भी कमी आई। भारतीय भाषा के इतिहास में ये बात स्वर्णाक्षरों में लिपिबद्ध रहेगी। सोवियत यूनियन के दौरे पर रवि राय ने वहां की संसद में एक अद्भुत व्यवस्था देखी। उन्होंने देखा कि कोई भी नेता चाहे किसी भी भाषा में भाषण दे रहा हो, उसका अनुवाद उसी क्षण सभी आधिकारिक भाषाओं में होता रहता था। सदस्य अपनी सुविधा से अपनी भाषा में हेडफोन के जरिए उसे सुन सकते थे। भारत लौटकर उन्होंने भारतीय संसद के तत्कालीन अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को भारतीय संसद में भी ये व्यवस्था करने का अनुरोध किया। असम के समाजवादी मुख्यमंत्री गोलाब बोरबोरा रवि राय के घनिष्ठ मित्र थे। एक बार उन्होंने असम में रवि राय को एक सभा में आमंत्रित किया। वहां रवि राय ने ओडिया में जोरदार भाषण दे डाला। इस पर वहां बहुत तालियां बजी। उस दिन रवि राय ने मजाक में गोलाब बोरबोरा से कहा, तूने सभा बुलाई और ओडिया में भाषण देकर मैंने सारी तालियां बटोर ली। उस दिन रवि राय को ओडिया और असमिया के शब्दों में समानता के बारे में भी पता चला। 70 के दशक में लोकसभा का माहौल गर्म हो चला था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो चला था। तभी पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हुई। वहां पुलिस की गोलीबारी में कई निर्दोषों की मौत हो गई। इस निर्मम गोलीकांड के खिलाफ विपक्ष ने इंदिरा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव रखा अटल बिहारी वाजपेयी ने। 3 मुख्य मांगे थीं: निष्पक्ष जांच, दोषियों को दंड और मृतकों को मुआवजा। गृह मंत्री यशवंतराव चव्हाण ने पहली ही बात नकार दी। अब बारी थी इंदिरा गांधी के बोलने की। रवि राय उन दिनों सदन में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उपनेता थे। वो बीच में ही उठ खड़े हुए और ऐलान किया कि अगर 3 में से 2 मांगे शुरू में ही नहीं मानी जाएंगी तो मैं प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दूंगा। सदन उनके इस हुंकार से गूंज उठा। मेजें थपथपाई गईं।
इंदिरा गांधी स्तब्ध हो गईं। वो बोली, आप हमें बोलने नहीं देंगे? रवि राय ने फिर से डटकर कहा, जी हां, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। हंगामे के बीच अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी ने सदन स्थगित कर दिया। फिर जब तक समझौता नहीं हुआ तब तक इंदिरा गांधी को बोलने का अवसर नहीं मिला। उस दिन लोकसभा ने एक युवा सांसद का साहस देखा। उन्होंने इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी थी। इस दौरान भारत पाकिस्तान समझौते के अनुसार पाकिस्तान को भारत के कच्छ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंश दे दिया गया। रवि राय ने इसके विरोध में गुजरात के कच्छ में सत्याग्रह किया। पूरी राजभवन को एक महिला या शिशु चिकित्सालय में बदलने की मांग पर भी अपनी गिरफ्तारी दी। रवि राय जब सोवियत संघ के महत्वपूर्ण दौरे से वापस लौटे तो संसद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता मधु लिमय ने अचानक ही उनसे कहा, रवि, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, अब तुम ही सदन में हमारे नेता बनो। रवि राय ने विनम्रता से टालना चाहा, पर निर्णय हो चुका था। अब उन्हें ही संसद में संयुक्त सोशलिस्ट दल का नेतृत्व करना था। दिलचस्प बात यह थी कि उस दौर में विपक्षी दलों के तीनों बड़े नेता ओडिशा से ही थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे सुरेंद्र नाथ द्विवेदी, स्वतंत्र दल के नेता थे पी.के. देव और अब संसोपा के नेता भी रवि राय हो गए थे। तभी एक दिन संसद में उनकी एक और हुंकार गूंजी, ओडिशा के लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है कि दिल्ली से उनके लिए एक सीधी ट्रेन तक नहीं है। ये सवाल गहराई तक चुभने वाली थी। रेल मंत्री रामसुभग सिंह भी चुप न रह सके और पहली बार दिल्ली से पुरी के लिए सीधी ट्रेन चली। 1969 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से ओडिशा के पुरी तक उत्कल एक्सप्रेस की धड़धड़ाहट वास्तव में रवि राय की संसद में बुलंद की गई आवाज से ही पैदा हुई थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। रवि राय को इसकी भनक भी नहीं थी। फोन उठाया तो देखा फोन की लाइन डेड पड़ी हुई है। कनॉट प्लेस पहुंचे तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट राजेंद्र पुरी ने उन्हें बताया कि देश में आपातकाल लग गया है। मोरारजी देसाई के घर पहुंचे तो पाया कि मोरारजी तब तक गिरफ्तार हो चुके थे। अचानक उनके मन में एक विचार कौंधा कि ऐसी हालत में राष्ट्रपति से मिलना चाहिए। घंटे भर के भीतर भारतीय जनसंघ के प्रकाशवीर शास्त्री, कांग्रेस ओ के महावीर त्यागी और उत्कल कांग्रेस के सुरेंद्र मोहंती को साथ लेकर रवि राय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के सामने खड़े थे। मिलते ही रवि राय ने आवेश में कहा, ऐसा अलोकतांत्रिक निर्णय आपने स्वीकार कैसे किया? इस अन्याय पर आपने दस्तखत कैसे कर दिया? महावीर त्यागी ने भी गरज कर कहा, आपका दस्तखत देना सही नहीं हुआ। राष्ट्रपति चुपचाप सुनते रहे। कहा, सरकार भी अपनी सीमा में रहे, विपक्ष भी अपनी सीमा में रहे। लेकिन इस मुलाकात ने तूफान खड़ा कर दिया। अखबारों में छपे इस मुलाकात की खबरों से इंदिरा गांधी नाराज हो उठी। कहा, राष्ट्रपति ने विपक्षी नेताओं को मिलने की इजाजत ही क्यों दी? फिर पुलिस आई, रवि राय को उठा ले गई सीधे तिहाड़ जेल। इंदिरा गांधी को चुनाव में हराने वाले और इमरजेंसी के हीरो राजनारायण वहां पहले से बंद थे। कुछ दिन बाद रवि राय को वहां से अंबाला जेल भेज दिया गया। लेकिन तिहाड़ से निकलते समय राजनारायण खुद रवि राय को गेट तक छोड़ने आए। रवि राय प्रायः कहते थे कि उस दिन राजनारायण के चेहरे पर जो करुण भाव उन्होंने देखा उसे रवि राय कभी भूल नहीं सके। 1974 में रवि राय उड़ीसा से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1979 में केंद्र की जनता सरकार में रवि राय स्वास्थ्य मंत्री बने। उनका सपना था कि देश के हर क्षेत्र की जनता को हर तरह की पद्धति की चिकित्सा सुविधा मिले। इसी सोच से पहला यूनानी अस्पताल भद्रक में स्थापित हुआ। ये ओडिशा के लिए ऐतिहासिक कदम था। उसी दौरान भुवनेश्वर में शुरू हुआ केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान आज भी सेवा और शोध में अग्रणी है। उसी दौरान अन्य प्रदेशों में भी क्षेत्रीय आयुर्वेद केंद्र खोलने की योजना बनी। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जन स्वास्थ्य को लेकर रवि राय एक अद्भुत समाजवादी दृष्टि रखते थे। उनके कार्यकाल में ही इंग्लैंड से 300 मोबाइल स्वास्थ्य वाहन भारत आए। हर गाड़ी एक चलता फिरता अस्पताल था जो अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित था। इन गाड़ियों को रिसीव करने के लिए रवि राय स्वयं मुंबई बंदरगाह पर उपस्थित थे।
कटक, ब्रह्मपुर और बुर्ला स्थित ओडिशा के मेडिकल कॉलेजों को भी ये बसें दी गईं। लेकिन अफसोस कि आर्थिक तंगी और लापरवाही ने इन मोबाइल अस्पतालों का परिचालन ठप कर दिया। रवि राय का दिल टूट गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ग्रामीण अंचलों के लिए उन्होंने एक अनोखी जन स्वास्थ्य रक्षक योजना शुरू की, जिसकी परिकल्पना वास्तव में राजनारायण ने की थी। इसके तहत मैट्रिक पास युवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा की ट्रेनिंग दी गई। ये स्वास्थ्य रक्षक ग्राम वासियों का सामान्य उपचार करने में कुशल होने थे। उन्हें गांव और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बीच पुल का काम करना था। उन्हें केंद्र सरकार की ओर से एक स्वतंत्र बिल्ला दिया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। वो रवि राय के परम मित्र थे। उनके सहयोग से बिहार में इस योजना को खूब अच्छी तरह कार्यान्वित करने की कोशिश हुई। रवि राय एक ऐसे सेवाभावी राजर्षि थे जिन्होंने राजनीति को कभी नौकरी नहीं माना। उनका मानना था कि अगर जनता से किए वादे पूरे ना हो तो मंत्री बने रहना बेमानी है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि सहयोगी दलों और अनेक गुटों की खींचतान की वजह से सरकार में काम करना मुश्किल हो रहा है, तब उन्होंने खुद अपनी ओर से अपने हाथों से इस्तीफा लिखा और जाकर मोरारजी भाई को सौंप दिया। मोरारजी भाई चौंक गए। पूछा, क्या सचमुच इस्तीफा दे रहे हो? इस तरह की वजह से तो मैंने कभी किसी को मंत्री पद छोड़ते नहीं देखा है। आखिरकार राजनीतिक मतभेदों के चलते जनता पार्टी की सरकार गिरा दी गई। रवि राय की कई नवाचारी योजनाएं अधूरी रह गईं। फिर भी जो योजनाएं रवि राय ने अपने कार्यकाल में शुरू की, उन्होंने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में नई राहें खोलीं। एक सच्चे गांधीवादी और सच्चे सत्पुरुष की भांति रवि राय सदा ही हर तरह के नशा के खिलाफ रहे। 1979 में जब रवि राय स्वास्थ्य मंत्री थे, तब अमेरिका की फर्स्ट लेडी श्रीमती कार्टर इनके साधु व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई थीं। श्रीमती कार्टर स्वयं अमेरिका में धूम्रपान विरोधी अभियान चला रही थीं। रवि राय से भेंट के बाद उनके साथ श्रीमती कार्टर का पत्राचार भी चला था। इसी तरह सोवियत रूस में एक सरकारी भोज में साइबेरिया की राजधानी इरकुत्स्क के नगर प्रमुख ने इन्हें वोदका ऑफर किया, लेकिन रवि राय ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। इससे वो भी बहुत प्रभावित हुई। रवि राय ने फिर उन्हें बताया कि भारत में शराब केवल नशा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक त्रासदी है। परिवार बिखर जाते हैं, गरीबी गहरी हो जाती है, इसलिए भारत में नशाबंदी आंदोलन जरूरी है। इसी दौरान रवि राय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में संसदीय दल का नेतृत्व भी किया था। साल 1989 में रवि राय केंद्रपाड़ा से जनता दल के उम्मीदवार हुए। बीजू बाबू ने वहां पर घूम घूम कर रवि राय का प्रचार किया। कांग्रेस के उम्मीदवार को लगभग 1 लाख मतों से हराकर उन्होंने फिर से लोकसभा में प्रवेश किया और फिर सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। भुवनेश्वर में रवि राय के सम्मान में एक सुंदर सभा आयोजित हुई। देश के कई महत्वपूर्ण वक्ताओं ने उन्हें ओडिशा का गौरव कहकर संबोधित किया। इस पर बीजू बाबू ने कहा, नहीं, रवि राय केवल ओडिशा के गौरव नहीं है, अपितु पूरे भारत के गौरव हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रवि राय का कार्यकाल तूफानी रहा। अपनी ऐतिहासिक भूमिका का पूरी निष्ठा से निर्वहन करके रवि राय भारत के संसदीय इतिहास में एक महान लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गए। लोकसभा अध्यक्ष रहते रवि राय के सामने एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण आया जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। 108 सांसदों ने संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया। प्रथम दृष्टया पूरी तरह से स्पष्ट था कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए जस्टिस रामास्वामी ने कई मामलों में भ्रष्टाचार किया है। फिर भी कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर जस्टिस रामास्वामी का बचाव कर रही थी। रवि राय के ऊपर भी बहुत दबाव डाला गया। पूर्व प्रधानमंत्री तक ने रवि राय को सीधे फोन करके कहा कि जस्टिस रामास्वामी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनवाया है और वे भविष्य में मुख्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं। लेकिन रवि राय अपनी न्याय निष्ठा पर अडिग रहे। संसद के भीतर और बाहर इसको लेकर बहुत घमासान हुआ। 12 मार्च 1991 का दिन वो संसद के उस सत्र का आखिरी दिन था
और ऐसा लग रहा था कि ये सरकार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। पूरा सदन ये भी मान बैठा था कि स्पीकर रवि राय इस मुद्दे को भुला चुके हैं। लेकिन ठीक उसी क्षण रवि राय ने अचानक ऐलान किया, न्यायमूर्ति रामास्वामी संसद द्वारा भर्त्सना के पात्र हैं। स्पीकर रवि राय ने न्यायमूर्ति पी.वी. सावंत की अध्यक्षता में तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी गठित कर दी। पूरा सदन स्तब्ध रह गया। कांग्रेस के नेता हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए, मानो उस घोषणा को छीन लेना चाहते हों। पर रवि राय तेजी से उठे, अपनी रूलिंग सुना दी और लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करके शांत भाव से अपने कक्ष में लौट गए। उनकी सत्यनिष्ठा के आगे राजनीतिक दबाव हार गया। सरकार भले ही बाद में गिर गई और कांग्रेस पार्टी ने रवि राय के इस निर्णय को निरस्त मान लिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रवि राय के फैसले को सही ठहराया। जांच चलती रही और जज रामास्वामी दोषी पाए गए। रवि राय के निष्पक्ष स्पीकर रहने के प्रमाण के रूप में ये घटना आज भी याद की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए रवि राय ने एक और ऐसा निर्णय लिया जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक निर्णायक अध्याय साबित हुआ। 1989 से 1991 के बीच जब देश की राजनीति उथल-पुथल से गुजर रही थी, तब उन्होंने दल बदल कानून के तहत निडर और निष्पक्ष फैसला देकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। 11 जनवरी 1991 को उन्होंने चंद्रशेखर सरकार के 6 मंत्रियों समेत 8 सांसदों को अयोग्य ठहराया, जिन्होंने पार्टी विप के विरुद्ध मतदान किया था। रवि राय को कांग्रेस नेताओं के माध्यम से कभी गृह मंत्री तो कभी विदेश मंत्री बनाने का प्रलोभन तक दिया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के निकटतम सहयोगी सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें गिरफ्तारी की धमकी देकर उनके साथ अभद्र व्यवहार तक किया। लेकिन रवि राय अपने न्यायपूर्ण फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं विदेश मंत्री बनने के प्रलोभन में आ जाऊंगा। उनकी पत्नी डॉक्टर स्वाई ने कहा, याद रखिए, हम भूखे मर सकते हैं लेकिन ऐसा नीतिहीन कार्य कभी नहीं करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी को भी बाद में अपनी अभद्रता के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। उदार हृदयी रवि राय ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। इतने प्रभावशाली मंत्रियों और सांसदों को अयोग्य ठहराने का रवि राय का ये फैसला तूफानी था, क्योंकि उन्होंने अकेले एक सत्तारूढ़ सरकार को गिराकर भी संविधान की गरिमा को ऊंचा रखा। रवि राय ने राजनीतिक दबावों के बीच भी न्याय और सिद्धांत को प्राथमिकता दी। उनका ये निर्णय आगे चलकर संसद की निष्पक्षता और स्पीकर की गरिमा का प्रतीक बन गया। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इसे सदैव एक स्वर्णिम उदाहरण के रूप में याद किया जाता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रवि राय ने लोकसभा सचिवालय में कई मौलिक बदलाव लाए। ये बदलाव और सुधार इतने महत्वपूर्ण थे कि कुछ विशेषज्ञों ने इसकी तुलना गोर्बाचोव के ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रॉइका से की। संसद के सैकड़ों कर्मचारियों ने इनके निवास 20 अकबर रोड पर पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी थी और इन्हें एक मानपत्र सौंपा था। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रवि राय ने संसदीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व कर हंगरी, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस जैसे कई देशों की यात्राएं की। रवि राय ने संसद में महत्वपूर्ण विषयों की जरूरी आलोचना के लिए निश्चित शून्यकाल की विधि में सुधार लाकर उसे अधिक क्रियाशील बनाया। उन्हीं के कार्यकाल में 10 दिसंबर 1989 से पहली बार पार्लियामेंट के केंद्रीय हॉल से संसदीय बहस के रेडियो और टीवी प्रसारण की व्यवस्था की गई। इससे संसद आम जनता की सीधी नजर में आई। संसदीय बहस में स्वच्छता और पारदर्शिता आई। अध्यक्ष रहते हुए रवि राय ने देश के स्वनामधन्य सांसदों के व्यक्तित्व एवं कार्यों का स्मरण करने के लिए एक पुस्तक माला का भी प्रकाशन करवाया। 1991 के लोकसभा चुनावों में रवि राय फिर से केंद्रपाड़ा से विजयी हुए। इस बार वे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस दौरान उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा गुजरात के कांडला में बनाए जाने वाले नमक कारखाने के विरुद्ध नमक मजदूरों के पक्ष में उन्होंने सत्याग्रह भी किया। साल 1996 आते आते रवि राय ने ऐलान किया कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजू बाबू ने बहुत समझाया, वो अपनी सीट तक छोड़ने को तैयार हुए, फिर भी रवि राय अडिग रहे। उन्होंने कहा,
राजनीति त्याग और सेवा के लिए होती है, कुर्सी से चिपके रहने के लिए नहीं। इसका प्रमाण रवि राय ने कई बार अपने जीवन में दिया था। साल 1978 में ओडिशा में जनता सरकार बनने जा रही थी। इसी बीच बीजू पटनायक ने रवि राय से कहा, रवि, इस बार तुम ओडिशा के मुख्यमंत्री बनो। रवि राय चौंक गए, शांत स्वर में बोले, आपने नीलमणि राउतराय को पहले ही वचन दिया है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो वचन तोड़कर कुर्सी ले ले। उनकी ये साफगोई सुनकर बीजू बाबू मौन हो गए और नीलमणि राउतराय मुख्यमंत्री बने। कुछ समय बाद फिर से मुख्यमंत्री के नाम पर रवि राय की चर्चा हुई। रवि राय ने सुझाव दिया, अगर बदलाव करना ही है तो प्रहलाद मलिक को मुख्यमंत्री बनाइए। वो दलित हैं, ईमानदार हैं, अनुभवी भी हैं। बीजू पटनायक सहमत भी हुए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि प्रहलाद मलिक मुख्यमंत्री नहीं बन सके। रवि राय ने सत्ता का प्रलोभन बार बार ठुकराकर अपनी समाजवादी निर्लोभता और साधुता का परिचय दिया। 2 बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनने का प्रस्ताव ठुकराया, 1 बार आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनने का प्रस्ताव ठुकराया। ओडिशा का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव तो ठुकरा ही चुके थे। 1 बार भारत के उपराष्ट्रपति बनने तक का अवसर भी छोड़ दिया। यही कारण था कि समाजवादी विचारधारा के अलावा भी सभी दलों और संगठनों के नेता रवि राय का समान रूप से सम्मान करते थे। लेकिन मधुली में राजनारायण, मामा बालेश्वर दयाल, मृणाल गोरे, JH पटेल, गोडे मुराहरी, कर्पूरी ठाकुर, अर्जुन सिंह भदौरिया, गोलाप बोरबोरा, रामसेवक यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, किशन पटनायक, सत्यनारायण रेड्डी और बद्री विशाल पित्ती जैसे सहयोगियों का साथ उनकी असली पूंजी रही। 1994 में किशन पटनायक ने ओडिया दैनिक प्रगतिवादी में रवि राय के नाम एक खुली चिट्ठी लिखकर रवि राय से अनुरोध किया कि वो तीसरे मोर्चे के गठन का नेतृत्व अपने हाथ में लें। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए रवि राय ने देश के चुनावी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि पूंजीपतियों के पैसे से जब चुनाव लड़ा जाता है, तब जीतने के बाद उनके लिए काम करने का दबाव बढ़ जाता है। इसलिए रवि राय ने प्रस्ताव रखा कि सरकारी खर्च से चुनाव लड़ने का कानून बनाया जाए। चौधरी चरण सिंह तुरंत इस पर सहमत हो गए। कानून मंत्री को ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश भी दिया गया, लेकिन निहित स्वार्थों के विरोध की वजह से वो कानून अधर में लटक गया। पहले ओडिशा से दिल्ली जाने वाले साधारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसे में दिल्ली में रवि राय को मिला सरकारी आवास हमेशा ही ओडिशा के साधारण लोगों के लिए खुला रहता था। कितने ही छात्र यहाँ रहकर पढ़े और ऊंचे ऊंचे ओहदों तक पहुंचे। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब वो ओडिशा से लौटे तो देखा कि उनके सोने का कमरा ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज की छात्राओं से भरा हुआ है। वे 4-5 दिनों तक वहीं रहीं। रवि राय खुद दूसरे कमरे में रहे। इस कारण से कई लोग इसे द्वितीय ओडिशा भवन भी कहने लगे थे। 1949 से ही रवि राय डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में शुरू हुए तिब्बत मुक्ति आंदोलन में सक्रिय रहे थे। 1994 में रवि राय भारत तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष बने। भारत तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष के रूप में बर्लिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि दल का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में रवि राय की भूमिका इतनी विशिष्ट थी कि दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में महान दलाई लामा ने उन्हें द लाइट ऑफ ट्रूथ से सम्मानित किया। रवि राय हमेशा ही देश को चीन के खतरों के प्रति सचेत करते रहे। रवि राय ने उच्च शिक्षा के निजीकरण पर भी विरोध जताया था। सार्वजनिक उपक्रमों के अंधाधुंध उदारीकरण के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। रवि राय ने जब देखा कि देश के एक प्रसिद्ध नेता को भी मेडिकल कॉलेज में अपने नाती के दाखिले के लिए कैपिटेशन फीस देनी पड़ी, तब उन्होंने इसे अप्रत्यक्ष घूस की संज्ञा दी। वो भविष्य की पीढ़ी और उनकी शिक्षा के प्रति गहरी चिंता से भर गए थे। उन्होंने विकसित राष्ट्रों के हित में पेटेंट कानून में बदलाव का विरोध किया और सस्ती जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए आवाज उठाई। ओडिशा खनिजों की रत्न गर्भा कही जाती है। विशेषकर क्रोम जैसे मूल्यवान धातु के उत्पादन के लिए सुकिंदा विश्व स्तर पर मशहूर है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने मूल्यवान खनिज के बावजूद यहाँ के जनजीवन में दरिद्रता बनी हुई है।
सुकिंदा माइंस में माफिया राज और बेरोक टोक लूट के खिलाफ रवि राय सदा अपनी आवाज बुलंद करते रहे। खनन विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण घोष के साथ मिलकर उन्होंने क्रोम के वैज्ञानिक खनन पर प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। खनन माफिया का विरोध करने वाले एक अफसर की संदेहास्पद मौत पर रवि राय तुरंत उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे और तात्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त से निष्पक्ष जांच कराने की अपील की थी। इसी तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से व्यक्तिगत मिलकर अनुरोध किया कि सिंदरी उर्वरक कारखाने में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार की जांच हो। रवि राय भारत जापान मैत्री संघ के संस्थापक सदस्य भी रहे। वो लोहिया अकेडमी के अध्यक्ष, समता ट्रस्ट के चेयरमैन और राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना समिति के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा जन, चौखंबा और समता जैसी प्रमुख समाजवादी पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया। दी अदर साइड जैसी पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। साल 1997 में रवि राय ने दलगत राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने एक आत्मविश्लेषणात्मक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था हमसे कहां भूल हुई है। इसने लोगों का ध्यान खींचा। एक सच्चे गांधीवादी के रूप में रवि राय कहते थे, मेरा ये निश्चित मत है कि आज देश जिस संकट से गुजर रहा है उस संकट को टालने का एकमात्र विकल्प गांधी जी के विचार हैं। सक्रिय दलगत राजनीति से संन्यास के बाद भी वो समाज, देश और राजनीति को पवित्र करने के प्रयासों में संलग्न रहे। दिखावा और प्रदर्शन की अपसंस्कृति के प्रति समाज को जागृत करने की चेष्टा करते रहे। रवि राय की सहधर्मिणी डॉक्टर सरस्वती स्वाइंग उनकी जीवन यात्रा में एक स्थिर आधार की तरह रहीं। उन्होंने कभी अपनी पत्नी को अपना मूल सरनेम नहीं बदलने दिया। रवि राय के अनन्य मित्र देवी प्रसन्न पटनायक अक्सर रवि राय से कहते थे कि डॉक्टर सरस्वती ने ही आपको बुरी नजर वाले की कुदृष्टि से आंचल में बचाए रखा है, और इस पर रवि राय कहते थे कि ये बात बिल्कुल सही है। रवि राय के मंत्री या स्पीकर रहते डॉक्टर सरस्वती ने किसी मित्र, आत्मीय को भी रवि राय के नाम का दुरुपयोग नहीं करने दिया। पद का स्वयं दुरुपयोग करना तो दूर रहा, सहकर्मी और कर्मचारियों को भी याद दिलाती रहीं कि उन्हें केवल डॉक्टर स्वाई के रूप में देखा जाए, न कि मिसेज रवि राय के रूप में। उन्होंने कभी रवि राय की सरकारी गाड़ी से सफर तक नहीं किया। वो सदा रवि राय के लिए अंतरात्मा की रक्षक बनकर रहीं। रवि राय कहते थे कि डॉक्टर सरस्वती अपने नाम के अनुरूप ही सच्चे अर्थ में उनकी मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक रहीं, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अपनी आत्मकथा अन्वेषक का आकाश में रवि राय ने लिखा है, इंसान के दो बड़े दुश्मन हैं। एक है रातों रात करोड़पति बनने की आकांक्षा, दूसरी है हीन भावना। इन दोनों मानसिकता से इंसान को बचना चाहिए। बिना कोई आशा रखे हर इंसान से प्यार करना और उसे पल भर के लिए ही सही लेकिन विशुद्ध आनंद देना, इसी के लिए मैं बचपन से व्याकुल रहा हूं। अलग अलग तरह से मैं इसके लिए प्रयास भी करता रहा हूं। आम जिंदगी में मैं कई प्रकार के लोगों के संपर्क में आया हूं। मुझसे कोई मिलने आया तो मेरी पहली कोशिश होती है कि किस प्रकार मैं उसे पर्याप्त खुशी दे सकूं। मैं उसे धन के रूप में कुछ नहीं दे सकता, इसलिए जितना भी समय वो मेरे साथ बिताए उतने ही समय में कम से कम उसे आंतरिक प्रसन्नता हो, इसे मैं प्राथमिकता देता हूं। हंगरी के बोलाटोना झील किनारे कभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का उपचार हुआ था। वहीं किसी वृक्ष के नीचे रवि राय ने टैगोर की एक कविता अंकित देखी। सबके प्रति बेशर्त प्रेम से भरे हृदय वाले रवि राय उन पंक्तियों को जीवन भर नहीं भूल सके। वे पंक्तियां कुछ इस तरह थीं, When I am no longer on this earth, my tree, let the ever-renewed leaves of the spring murmur to the wayfarer. The poet did love while he lived. जब मैं नहीं रहूंगा इस धरती पर, ओ मेरे वृक्ष, तब भी वसंत के नव पल्लव पथिक के कानों में धीरे से यही गुनगुनाए कि यहाँ एक कवि था जो जब तक जिया प्रेम ही किया। 90 वर्ष का सुंदर, सुदीर्घ और सार्थक जीवन जीकर 6 मार्च 2017 को रवि राय हमारे बीच से विदा हुए। अंतिम समय तक उनका सात्विक तेज उनके मुखमंडल पर कायम था। वही साधु भाव, वही हृदय की निर्मलता, वही बाल सुलभ उत्फुल्लता उनमें आजीवन बनी रही।
राजनीति जैसी काजल की कोठरी में भी आजीवन बेदाग रहे महात्मा रवि राय ने अपने जीवन में सबसे केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम ही किया। संत कबीर की वाणी में कहें तो ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जैसा निर्मल उनका जीवन रहा। उनके जन्मशती वर्ष में उनका पुण्य स्मरण करते हुए हम इतना आत्ममंथन अवश्य करें कि आखिर क्या वजह है कि वास्तविक जन सरोकार और सात्विकता हमारी राजनीति से दूर होती जा रही है। और क्या वह केवल राजनीति से दूर होती जा रही है या हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन से भी दूर होती जा रही है। राजर्षि रवि राय जैसे महात्माओं के जीवन के साफ आईने में हम स्वयं को ईमानदारी से देख सकें तो शायद कभी हमारे चेहरे पर भी वही बाल सुलभ निश्चल हंसी खिल सकेगी जो उनके मुखमंडल पर आजीवन खिली रही। हे राजर्षि रवि राय, समस्त भारत के हम सभी लोग आपकी जन्मशती पर एक होकर एक हृदय से आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। हम सबके हृदय की यही प्रार्थना है कि इस देश के हर परिवार को और हर मनुष्य को सुखी, समृद्ध, चैतन्य और सानंद करने के लिए आप जैसे सात्विक और सहृदय जननेता बार बार इस धरा पर जन्म लें। आपकी स्मृतियों को बारंबार प्रणाम हे महात्मा, कोटि कोटि प्रणाम।